हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 165 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस डील्स विद एनी वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा अलग अलग एक्ट दे रखा है, तो उसमें बताना हमको कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। पहला है एम्बलम एंड नेम प्रिवेंशन एंड ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971। थर्ड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द नोटिफाइड एरिया कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नोटिफाइड एरिया के कमिटी के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज क्रिएटेड बाय ए सेपरेट एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी इसको स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा एक अलग एक्ट से बनाया गया है। सेकंड है, इट इज़ एन एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी, यानी कि जितने भी इसमें मेंबर है सारे नॉमिनेटेड हैं। थर्ड है, इट इज़ एस्टैब्लिश फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन्स एंड द स्मॉलर सिटीज़, यानी इसको बनाया गया है ताकि टाउन्स और स्मॉलर सिटीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है B2 ओनली, सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। दिस इज क्रिएटेड थ्रू द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट गजट, इसको गवर्नमेंट गजट में नोटिफिकेशन थ्रू बनाया गया है। वहीं म्यूनसिपैलिटी आर एस्टैब्लिश फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन एंड स्मॉल सिटीज़, ना कि नोटिफाइड एरिया कमेटी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है। पहला है, पेमेंट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी मेड टू द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर द एप्रोप्रिएशन बिल गेट्स द प्रेसिडेंट असेंट। कहने का मतलब है कि CFI से अगर कोई पेमेंट किया जाता है तो वो तभी होगा जब गवर्नमेंट मेड टू द गवर्नमेंट तभी गवर्नमेंट को दिया जाएगा जब एक एप्रोप्रिएशन बिल प्रेसिडेंट के असेंट से, यानी प्रेसिडेंट की मर्जी द्वारा साइन किया गया होगा, तो ही आप CFI से पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड है, while the consolidated fund of India is operated through laws made by the parliament, operations of the public account of India can be made by the executive action without any parliamentary appropriation। वही सेकंड कह रहा है कि जो CFI है उसको एक कानून द्वारा, जो कि पार्लियामेंट यानी कि संसद हमारा बनाता है, उससे ऑपरेट किया जाता है। लेकिन अगर पब्लिक अकाउंट की बात करें तो इसमें पार्लियामेंट की नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव एक्शन की ज़रूरत है, और इसमें पार्लियामेंट्री का अप्रोप्रिएशन यानी किसी तरीके की ऑर्डर या सजेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, in the historic Lahore session of 1929, which of the following decision was overtaken by the Indian National Congress। तो अगर लाहौर सेशन की बात करें जो कि 1929 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, तो उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, बॉयकॉट ऑफ ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी इस सेशन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया गया था। सेकंड है, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द एम ऑफ कांग्रेस, यानी कि इसी सेशन में कांग्रेस का एक उद्देश्य तय किया गया था जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लाहौर सेशन ऑफ 1929 ऑफ INC सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द सतनामीज ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज ओवर। जो सतनामीज थे मध्यकालीन भारत में, तो उनके संदर्भ में 4 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, अ रिलीजियस बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ अ पीजेंट, आर्टिसन एंड लो कास्ट पीपल, यानी एक ऐसा धार्मिक संस्था
जिसमें फार्मर, आर्टिसंस यानी छोटे मोटे काम करने वाले और छोटी जाति के लोग इसमें शामिल थे। मतलब ये एक ऐसी बॉडी जो इन लोगों से मिलकर बनी हुई थी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट। सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट इज़ अ प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन लोकली एंड ग्लोबली सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी इन द हिमालयन इकोसिस्टम। कहने का मतलब ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लोकली और ग्लोबली जो कहते हैं कि लोकल और विश्व स्तरीय दोनों पे जिनका मतलब सिग्निफिकेंस एक महत्वपूर्ण जिसके लिए कह सकते हैं हिमालयन इकोसिस्टम के लिए, तो ये उससे जुड़ा प्रोजेक्ट है। सेकंड है, इट इज़ बीइंग फंडेड बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी इसको GEF द्वारा फंड किया जाता है। तो आपको बताना है सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2 यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है। पहला है, when the emergency declared on the ground of external aggression, the right under the Article 19 are suspended for entire duration of emergency, that is Article 358। तो अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होता है एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे तो उसमें आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है पूरे इमरजेंसी काल के समय में। सेकेंड है, वन द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन द राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अगर इमरजेंसी आर्म्ड रेबेलियन के संदर्भ में डिक्लेयर होती है तो आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा जब प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ऑर्डर देंगे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2 यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, Which among the following happened during the term of Lord Irwin? तो 3 अलग अलग इंसिडेंट्स के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। पहला है डांडी मार्च, सेकंड है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, थर्ड है अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3 यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जो लॉर्ड इरविन थे वो 1926 से लेकर 1931 तक थे और इनके समय काफ़ी कुछ हुआ था, जैसे साइमन कमीशन 1928, एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था लखनऊ में 1928 में ही, अपॉइंटमेंट ऑफ हारकोट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन हुआ था 1927 में, सॉन्डर्स का मर्डर हुआ था बाय द भगत सिंह, राजगुरु एंड आज़ाद। थर्ड उसके नेक्स्ट है हमारा बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था इन द असेंबली हॉल ऑफ दिल्ली 1929, सॉरी बॉम्बे ब्लास्ट नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट इन द असेंबली हॉल ऑफ दिल्ली 1929 और लाहौर कॉन्स्पिरेसी भी इसी टाइम हुई थी। नेक्स्ट है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद है डांडी मार्च जो कि मार्च 12 1930 से शुरू हुआ था और इसी समय लगभग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी उसी के बाद शुरू हुआ था। और लास्ट में दीपावली डिक्लेरेशन हुआ था बाय द इरविन 1929। ये एक तरीके का टोकन स्टेटमेंट था जिसको उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम डोमिनियन स्टेटस इंडियन को देंगे आने वाले समय में। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, in the context of Maratha rule in the mid 18th century, consider the following statements regarding the office of the Peshwa। मराठा रूल की बात करें मध्य 18वीं शताब्दी की, तो उसके ऑफिस से जुड़े कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है द पेशवा वॉज द डिफैक्टो रूलर ऑफ द स्टेट, यानी पेशवा डिफैक्टो रूलर थे। सेकंड है द ऑफिस ऑफ पेशवा वॉज हेरिडेटरी इन नेचर, यानी कि जो पेशवा की ऑफिस थी वो हेरिडेटरी यानी कि पुश्तैनी थी। कहने का मतलब कि बाप के बाद बेटा, मतलब दादा के बाद उनके मतलब बाप के बाद बेटा, ऐसे मतलब सीरीज वाला। लास्ट है द पेशवाज पावर एज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस वर स्ट्रिप्ड ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ किंग साहू। तो जो पेशवा का पावर था एडमिनिस्ट्रेशन का ये उनसे छीन लिया गया था किंग साहू के मरने के बाद। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो इसका सही आंसर है सी 1 एंड 2 से पहला दूसरा सही है। थर्ड वाला गलत है। द पावर ऑफ द पेशवाज ऑफ द एज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ न्यूली एक्वायर्ड पावर आफ्टर द डेथ ऑफ किंग साहू। तो ये छीना नहीं गया था बल्कि उनके मरने के बाद ये पावर उनको दी गई थी। जिसमें एक डिफैक्टो रूलर बोला है पहले स्टेटमेंट में। तो डिफैक्टो रूलर मतलब होता है कि नाम मात्र का एक मतलब सिंबॉलिक रूलर बोलते हैं स्टेट का। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट रूल विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट। प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो दो स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रेसिडेंट रूल जो शब्द है ये हमारे भारतीय संविधान में मौजूद है। सेकंड है, द प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड टिल 3 years, यानी प्रेसिडेंट रूल को लगभग 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मतलब गलत है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर 1 नॉट 2, यानी प्रेसिडेंट रूल के संदर्भ में दोनों ही गलत नहीं है, दोनों सही है। कहने मतलब पूछा था कौन सा गलत है, तो उनमें से कोई गलत नहीं है, दोनों ही प्रेसिडेंट रूल के संदर्भ में सही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर 164 जो था हमारा, तो उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ। जो वर्धा स्कीम था बेसिक एजुकेशन का, वो किन के विचारधाराओं पे बेस्ड था आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है डी, महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी की विचारों पे निर्भर था, यानी कि बेस्ड था। तो चलिए इसके साथ जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 165 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, फूड कुक्स फास्टर इन द प्रेशर कुकर बिकॉज। खाना प्रेशर कुकर में ज़्यादा तेजी से बनता है क्योंकि। आपका ऑप्शन है पहला, इट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड, यानी ये पानी की जो उबलने की क्षमता होती है वो बढ़ा देता है बिकॉज क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रेशर होता है। सेकंड है, डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, सेम जस्ट अपोजिट है कि ये बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है प्रेशर बढ़ने पे। सी है हमारा, इट इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर इनसाइड, यानी बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है प्रेशर अंदर की घटा के। डी एंड लास्ट है हमारा, इट डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर इनसाइड, यानी बॉइलिंग पॉइंट को घटा देता है क्योंकि जो उसका अंदर का प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।